तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि बुफेंग के एल्केमी स्किल से मिस्टर चाओ बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे अपने एक दोस्त के बारे में बता रहे थे जिसे बहुत खतरनाक डिजीज है। उस ओल्ड मैन के बारे में सुनने के बाद बुफेंग उन्हें ट्रीट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके लिए वो 9 नीडल सोल मेथड का यूज करने वाला था। मिस्टर चाओ के साथ ही फैमिली के अंदर पहुँचने के बाद शुआंग शांग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसे बुफेंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपने एक फेमस डॉक्टर मिस्टर गाओ को बुला लेती है, जो इनडायरेक्टली बुफेंग की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। इन सब से चिढ़ने के बाद बुफेंग तो वहाँ से निकलने वाला था, पर मिस्टर चाओ उसे समझाते हुए वहाँ रोक लेते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बुफेंग मिस्टर चाओ की बात सुनने के बाद उस डिजीज को क्योर करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ उसे अपनी स्पिरिचुअल आई की हेल्प से उस ओल्ड मैन के हाथों में एक अजीब सा ऑरा सेंस होता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गाओ को दिखाते हैं, जो शुआंग शांग से पूछ रहे थे कि मैंने तुम्हें जो टेस्ट कराने को कहे थे तुमने वो करा दिए है ना। शुआंग शांग के हाँ कहने पर डॉक्टर गाओ कहते हैं ठीक है, मुझे उन टेस्ट की रिपोर्ट दिखाओ। उस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर गाओ काफी ज्यादा सीरियस नजर आते हैं। उनका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद शुआंग शांग काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि डॉक्टर गाओ, क्या मेरे ग्रैंडफादर ठीक हो जाएंगे ना? उनके बचने के कोई चांस नजर आ रहे हैं आपको? डॉक्टर गाओ जो पहले इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो तो शुआंग शांग के दादाजी को बिल्कुल ठीक कर देंगे, वो इस रिपोर्ट को देखने के बाद कहते हैं कि ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बीमार है और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तुमसे कहूंगा कि अपने दादाजी के फ्यूनरल की तैयारी कर लो। ये सुनकर तो शुआंग शांग बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है। वो डॉक्टर गाओ का हाथ पकड़ते हुए कह रही थी कि आपने तो कहा था कि आप इन्हें ठीक कर देंगे, कोई तो रास्ता होगा ना इन्हें ठीक करने का, अपनी तरफ से कोशिश तो कीजिए। शुआंग शांग के फादर भी डॉक्टर गाओ को फोर्स करने लगते हैं, ये कहते हुए कि डॉक्टर गाओ आप बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं, तो प्लीज ऐसे बिना कोशिश किए हार मत मानिए, चाहे कितनी भी रकम क्यों ना लगे मैं इससे देने के लिए तैयार हूँ, बस आप किसी भी तरीके से मेरे फादर को ठीक कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारी फैमिली के ऊपर। ये सुनकर डॉक्टर गाओ कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं, मैं किसी की बीमारी ठीक कर सकता हूँ लेकिन हर कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता। ये जो ओल्ड मैन बीमार है ये काफी लंबे समय से बीमार है और अब इनकी बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है जिसे मैं क्योर नहीं कर सकता, और इसके अलावा अब ये काफी ज्यादा बूढ़े भी हो गए हैं जिससे अंदर से इनके ऑर्गन्स पहले से बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, तो अगर मैं कोई हार्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूंगा भी तो इनकी जिंदगी और कम हो जाएगी। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इनकी हालत देखिए और झूठी उम्मीदें पालने की कोई जरूरत नहीं, फ्यूनरल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब आपके दादाजी ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। शुआंग शांग वैसे चाहे कितनी ही एरोगेंट क्यों ना हो, पर वो अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए अपने दादाजी के बारे में ऐसी खबर सुनकर वो फूट फूट के रोने लगती है। वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बुफेंग शुआंग शांग की हालत अच्छे से समझ पा रहा था क्योंकि उसने एक वक्त पे अपनी मॉम के लिए ऐसा फील किया था, इसलिए वो डॉक्टर गाओ को डांटते हुए कहता है कि एक डॉक्टर होते हुए तुम ऐसे फैमिली की उम्मीदों पे कैसे पानी फेर सकते हो? आखिर तुम किसी भी इंसान के लिए जिसे बचाया जा सकता है फ्यूनरल रखने के लिए कैसे कह सकते हो? वहीं बुफेंग की बातों से चिढ़ते हुए डॉक्टर गाओ कह रहे थे कि क्या तुम अंधे हो? तुम्हें पता भी है कि ये पेशेंट कितनी बुरी तरीके से इल है, मैं तो क्या इसे दुनिया का कोई भी इंसान ठीक नहीं कर सकता। अगर मैं इनकी डिजीज से रिलेटेड अगर इंजेक्शन इन्हें इंजेक्ट करता भी हूँ तो वो सिर्फ इनके पेन को कम करेगा, ना कि इनकी डिजीज को क्योर करेगा, और ऐसा करने से फैमिली की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी ना कि कम होंगी। मैं एक तरह से उन्हें रियलिटी में वापस ला रहा हूँ ताकि वो कोई होप ना पाले। बुफेंग काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो सकता तो सभी डॉक्टर्स को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेशक तुम इस डिजीज को क्योर करने के केपेबल नहीं हो लेकिन बाकी सब, तुम जैसा छोटा मोटा डॉक्टर कितने डॉक्टर को जानता होगा जो ऐसे पेशेंट को ठीक करता है। अब ये बात तो डॉक्टर गाओ के ईगो पे लगती है। वो चिढ़ते हुए कहते हैं कि मैं एक फेमस हॉस्पिटल का फेमस डॉक्टर हूँ, मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट हूँ और मेरे सामने ऐसे लाखों केस आते हैं, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा बीमारियों को मैंने ठीक किया है। मेरी पढ़ाई अब्रॉड के फेमस स्कूल से हुई है और तुम मुझे बता रहे हो कि मैं केपेबल नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता दूं लड़के कि अगर मैं नहीं कर सकता तो दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर भी नहीं कर सकता। मेरे किसी केस से पीछे हटने के बाद दुनिया का कोई भी डॉक्टर उस केस को अपने हाथ में नहीं लेता, इसलिए अगर मैंने कह दिया तो कोई भी मिस्टर ही को ठीक नहीं कर सकते। बुफेंग कहता है कि अब मैं तुझे एक चीज साफ साफ बता दूं कि मैं इन्हें ठीक करके दिखाऊंगा, और मैं तेरी तरह हवा में बात नहीं करता, मेरे पास रास्ता भी है इन्हें
उन्हें ठीक करने का। बुफेंग की बात सुनने के बाद तो उस डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। वहीं शुआंग शुआंग के भी कान खड़े हो गए थे। बुफेंग को इतना ज्यादा सीरियस देखने के बाद भी डॉक्टर गाओ जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि क्या मजाक है, मैंने आज से पहले इतना बड़ा जोक कभी नहीं सुना। बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये ओल्ड मैन इस डिजीज को काफी सालों से झेल रहे हैं, तो इस डिजीज को क्योर करने का टाइम काफी वक्त पहले ही गुजर चुका है। अब इनकी बॉडी पर किया गया कोई भी ट्रीटमेंट कोई काम नहीं करने वाला। बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी यूज की जाएगी ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम ऐसा क्या करने वाले हो? बुफेंग अपने पास से उसी 1 मिलियन के चेक को निकालते हुए कह रहा था कि मेरा एंशिएंट मेडिकल स्कूल्स तेरे उन वीआईपी स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छा है। वहाँ की पढ़ाई और नॉलेज इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे हाथ में ये जो चेक है ना, ये इस बात को साबित करता है कि मैं अपने काम में कितना अच्छा हूँ। और ये चेक भी मुझे उसी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन से मिला है जो मिस्टर ही के लिए तैयार किया जाने वाला है। पहले तो डॉक्टर गाओ इस बात को बहुत ध्यान से सुनता है, उसके बाद जवाब देते हुए कह रहा था कि हमारा इतना ज्यादा एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वो 2000 साल पुराने मेडिकल ट्रीटमेंट इस डिजीज को ठीक कर सकते हैं? बुफेंग तो काफी ज्यादा कामली डॉक्टर गाओ के कान के पास जाकर कहता है कि मैं इसे ठीक करके दिखाऊंगा। बुफेंग की बात सुनने के बाद डॉक्टर गाओ कहते हैं कि ठीक है, एज अ डॉक्टर हमारे लिए जिंदगी बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और ये सबसे अच्छा काम है। तो अगर तुमने इस मरते हुए इंसान को अपनी स्किल्स की मदद से बचा लिया तो मैं इस खबर को न्यूज़पेपर पे छापूंगा, और अगर तुमने इन्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं किया तो मैं तुमसे माफी भी मांगूंगा जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा उसके लिए। बुफेंग डॉक्टर गाओ से कहता है कि ठीक है, अब जब तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मेरी ट्रीटमेंट पर भी करना होगा। मैं एंशिएंट स्किल्स और एंशिएंट मेडिसिन का यूज करने वाला हूँ। इससे पहले कि वो दोनों आपस में इस बात को लेकर बहस करते, मिस्टर ही आगे आकर उन दोनों को समझाते हैं कि आप दोनों नरमी से पेश आइए। पर तभी मिस्टर चाओ से रोकते हुए कहते हैं कि इन दोनों को आपस में बात करने दो। आखिर डॉक्टर गाओ ने बुफेंग पर भरोसा करके उसे मौका दिया है, तो इसलिए जैसा जैसा बुफेंग कह रहा है वैसा वैसा करो। तो बुफेंग अपने पास से उसी एंशिएंट मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन निकाल कर मिस्टर ही को देते हुए कहता है कि आप जाकर ये सारी की सारी चीजें ले आइए। पहले तो मिस्टर ही झिझक रहे थे, पर फिर डॉक्टर गाओ के हाँ कहने पर वो इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। इससे पहले कि बुफेंग आगे बढ़कर उस ओल्ड मैन को चेक कर पाता, शुआंग शुआंग फिर से रास्ता रोकते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंडपा को टच करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे तुम पे भरोसा नहीं कि तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें उनके आसपास भी नहीं जाने दूंगी। बुफेंग कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर गाओ पर तो तुम्हें पूरा भरोसा था, उनके कहने पर क्या तुम अपने ग्रैंडपा को मरते हुए देखना चाहती हो? ये सुनने के बाद शुआंग शुआंग बुफेंग को खुद से दूर करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसा कहने की? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। मैं और भी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करूंगी। मैं दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स को लाकर यहाँ पे खड़ा कर दूंगी, पर मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा को बिल्कुल टच नहीं करने दूंगी। उसके फादर उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि शुआंग शुआंग गेस्ट से इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, उन्हें अपना काम करने दो। पर वो बुफेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंडपा ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीमार है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐरा गहरा उन्हें टॉर्चर करे। अब शुआंग शुआंग की बातों पर तो बुफेंग को हंसी आ गई थी। वहीं उसके फादर कहते हैं कि डॉक्टर गाओ इस लड़के पे भरोसा कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? शुआंग शुआंग मिस्टर चाओ की तरफ देखते हुए कह रही थी कि आप इतने सालों से मेरे ग्रैंडपा को ट्रीट कर रहे हैं एंशिएंट मेडिसिन की हेल्प लेते हुए। इतने सालों में आप मेरे ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर पाए और ये कल का आया लड़का मेरे ग्रैंडपा को क्योर कर लेगा। मुझे इसकी मेडिकल स्किल्स पे जरा भी भरोसा नहीं है। मिस्टर चाओ को शुआंग शुआंग की अपने लिए कही बातें सच लगती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा निराश होते हुए उससे कहते हैं कि शुआंग शुआंग किसी भी कवर को देखकर बुक को जज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं इतने सालों से उस प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था जिसे इस लड़के ने आधे दिन में कंप्लीट कर लिया। उस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सुनने के बाद तो मिस्टर ही को भी अब बुफेंग पर पूरा यकीन हो गया था। वो शुआंग शुआंग से कहते हैं कि इसे एक मौका दो, अगर इसने उस प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब ये बेस्ट अल्केमिस्ट है। उस एंशिएंट प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डॉक्टर गाओ ने भी सुन रखा था। मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि वो प्रिस्क्रिप्शन किसी भी डिजीज को क्योर नहीं कर सकती, बल्कि वो तो पेन किलर का काम करती है ना? तो मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पेशेंट को टॉर्चर मत करना। बुफेंग कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा कि मैं उस प्रिस्क्रिप्शन का यूज करके पेशेंट को ठीक करने वाला हूँ। मैंने तो तुमसे ये कहा था कि मैं एंशिएंट मेडिसिन का यूज करूंगा, पर ये नहीं कहा था कि उसी की हेल्प से पेशेंट को ठीक करूंगा। डॉक्टर गाओ बुफेंग की बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम इनकी फैमिली को खुद पर कैसे ट्रस्ट दिलाओगे? बुफेंग कहता है कि मैंने अपने एंशिएंट मेडिकल स्कूल में एक तरीके की सीक्रेट टेक्निक के बारे में पढ़ा है और उसे काफी अच्छे से मास्टर भी किया है। इसमें हम
आंखों से पेशेंट का मेजरमेंट लेते हैं और आंखों से जितना हो सके उसकी डिजीज का पता लगाते हैं। मैंने मिस्टर ही को अब तक अपनी आंखों से जितना भी ऑब्जर्व किया है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट उनकी सारी बीमारियों के बारे में बता सकता हूँ, उनकी बॉडी में अभी कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और उनकी बॉडी किस कंडीशन में है, जिसके लिए तुमने इतने सारे टेस्ट करवाए हैं। अगर मैंने उसका जवाब यहाँ खड़े खड़े दे दिया तो तुम मुझे उन्हें ट्रीट करने दोगी। शुआंग शुआंग कहते हैं कि ठीक है, एक डील करते हैं कि तुम अपनी ऑब्जर्वेशन से मेरे ग्रैंडपा की सारे इलनेस के बारे में बताओगे, पर अगर एक भी गलत वर्ड तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं यहाँ से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, और अगर तुम्हारे सारे जवाब एक्यूरेट हुए तो फिर मैं तुम्हें इन्हें ट्रीट करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बुफेंग आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करने लगता है, जिसकी हेल्प से बुफेंग को ग्रैंडपा की बॉडी के इनर ऑर्गन साफ साफ नजर आ रहे थे। वो उनकी हार्ट बीट, पल्स, माइंड, सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है और फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशन की हेल्प से जो भी उसे पता लगा था वो बताना स्टार्ट कर देता है। और वहीं डॉक्टर गाओ सभी टेस्ट रिपोर्ट से उसे मिलाकर मैच करने लगते हैं। बुफेंग कहता है कि जब मिस्टर ही बहुत ज्यादा यंग थे तो उनकी लेफ्ट लंग पे एक गोली लगी थी। हालांकि उनकी ये इंजरी काफी ज्यादा सीरियस तो नहीं थी, पर फिर भी बहुत दिनों तक रेस्ट लेने के बाद भी वो रिकवर नहीं हुए थे और इतने सालों से उनकी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से उन्हें कोल्ड हो गया और उनकी ये लंग डिजीज और भी ज्यादा खराब होती चली गई। मिस्टर चाओ को भी ये सारी चीजें पता थी, इसलिए वो बुफेंग से और ज्यादा इम्प्रेस होने लगते हैं। बुफेंग कहता है कि इनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इनकी लंग डिजीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। उनका लेफ्ट साइड का ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वहाँ रक्त की मोटी थैली जम चुकी है। वो पूरी तरीके से अपने राइट साइड के ऑर्गन्स पर टिके हुए हैं और वो भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसी वजह से कोई भी डॉक्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अब तक शुआंग शुआंग भी बुफेंग की बातों से काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर सिर्फ देखने भर से इतनी चीजें पेशेंट के बारे में नहीं पता लगा सकता। बुफेंग ऐसी ऐसी डिटेल्स के बारे में बताता है जो उन टेस्ट रिपोर्ट्स में भी नहीं निकली थी। इसे सुनकर तो डॉक्टर गाओ बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं। बुफेंग की सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद उन सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। डॉक्टर गाओ कहता है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से इतनी सारी चीजों के बारे में बताना इम्पॉसिबल है। मिस्टर चाओ हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर गाओ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लड़का बहुत ज्यादा अलग है। इसने एग्जैक्ट वही चीजें बताई ना जो आपके टेस्ट रिपोर्ट में निकली है। शुआंग शुआंग कहती है कि अब जब डॉक्टर्स को भी ये लगता है कि ये इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है कि तुमने मिस्टर चाओ से पहले ही ग्रैंडपा की कंडीशन के बारे में पूछ लिया होगा और अब तुम हमारे सामने ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुमने उन्हें ऑब्जर्व किया। मिस्टर चाओ शुआंग शुआंग को समझाते हुए कहते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बुफेंग को कुछ भी नहीं बताया। पर बुफेंग मिस्टर चाओ को रोकते हुए कहता है कि एक मिनट, अगर शुआंग शुआंग को यकीन नहीं हो रहा है तो क्यों ना मैं अपना तरीका बदल दूं, क्या पता इससे तुम्हें यकीन हो जाए। और ये बोलने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल आई की हेल्प से शुआंग शुआंग को टेस्ट करने लगता है। वो उसे बताता है कि काफी यंग एज में तुम्हारे पाँव पर एक इंजरी हो गई थी जिसका निशान अभी भी मौजूद है। इसके अलावा तुम धूल मिट्टी वाले इलाकों में ज्यादा घूमती हो, इसलिए तुम्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। शुआंग शुआंग बुफेंग की बातों से चिढ़ते हुए कहती है कि आखिर ये सारी चीजें तुम्हें कैसे पता। वहीं बुफेंग रुकता नहीं है बल्कि कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी के बारे में बताया ही नहीं, चलो सबसे पहले चेस्ट एरिया से शुरू करते हैं। ये बोलने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें भी बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम है, इसके अलावा बहुत सारे कैल्शियम और मिनरल्स की कमी है। खड़े रहने की वजह से तुम्हारे कमर में दर्द होता रहता है और अभी लड़खड़ा कर तुम नीचे गिरने ही वाली थी जिससे तुम्हारे पाँव छिल चुके हैं। अब ये सारी चीजें तो शुआंग शुआंग को भी उसके बारे में नहीं पता थी। वो कहती है कि बस करो, पता लग गया मुझे। शुआंग शुआंग के फादर डॉक्टर गाओ से कहते हैं कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है ना, जो काम आपको इतने सारे एक्सरे मशीन से करवाना पड़ा वो काम इस लड़के ने बस थोड़ी देर के ऑब्जर्वेशन से कर लिया। डॉक्टर गाओ को भी मिस्टर ही की बात थप्पड़ की तरह लगती है। वहीं इसके बाद मिस्टर चाओ बुफेंग से कहते हैं कि अब जब तुमने इन्हें ऑब्जर्व कर लिया है तो उनकी ट्रीटमेंट की भी तैयारी करो और हमें ये भी बता दो कि तुम इन्हें कैसे ठीक करने वाले हो। बुफेंग अपनी स्पिरिचुअल आई की हेल्प से उस बुक को ढूंढने लगता है जिसमें इस डिजीज का क्योर लिखा था। बुफेंग अपने मन में कहता है कि इस पेशेंट को देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इविल ऑरा से इन्फेक्टेड है। 9 नीडल सोल मेथड की हेल्प से वो उस ऑरा को बाहर निकालेगा, पर ऐसा करने से भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं होंगे। उसके लिए उसे प्रीमोर्डियल एनर्जी का यूज करना होगा हील करने के लिए। क्या पता उसकी हेल्प से वो पूरा का पूरा इविल ऑरा इनकी बॉडी से बाहर आ जाए। मेरे एंशिएंट मेडिकल स्कूल्स में इन चीजों के बारे में ऊपर ऊपर से बताया था। अब मुझे एक ऐसी बुक चाहिए जो इसके बारे में मुझे अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सके। काफी देर तक स्कैन करने के बाद बुफेंग को वो बुक मिल जाती है जिसमें स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करने का मेथड लिखा था ब्लैक वायर के जरिए। उस बुक की नॉलेज देखने के बाद बुफेंग अपने एक्यूपंक्चर किट
लिक्विड को बाहर निकालता है। एक एक करके वो नीडल में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंबाइन करके उसे उस पेशेंट की बॉडी पे इंजेक्ट करते जा रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। मिस्टर चाओ की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वही मिस्टर ही उससे पूछ रहे थे कि ये क्या चल रहा है। मिस्टर चाओ कहते हैं कि जिसके बारे में आज तक मैंने सिर्फ सुना था और सिर्फ नॉलेज इकट्ठी की थी, आज उसे अपनी आंखों के सामने होता देखूंगा। ये लड़का 9 नीडल सोल रिस्टोरेशन मेथड को यूज कर रहा है। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर मिस्टर चाओ किस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बुफेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार रिलीज करते हुए एक एक नीडल को थ्रो करता जा रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। ये सीरीज ऑन गोइंग है, तो जैसे इसका लेटेस्ट एपिसोड आएगा मैं अपलोड कर दूंगी।